हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अर्चना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 के लिए आपके एसएसटी के लिए एसएसटी विषय से जो तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपके जीएस पोर्शन जो फर्स्ट पेपर है सभी के लिए कंपलसरी है। उसके अलावा यूपी टेट, सुपर टेट, प्राइमरी सुपर टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास सभी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। इसमें लास्ट ईयर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एससीईआरटी और एनसीईआरटी से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सभी को इस क्लास में डिस्कस करने वाला है। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मानचित्र रचना में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों के द्वारा किया गया था? मानचित्र रचना में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों के द्वारा किया गया था? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, यूनानी विद्वानों के द्वारा सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया गया था। अक्षांश के आधार पर उन्होंने विश्व को जलवायु कटिबंधों में विभाजित किया। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के निर्धारण के लिए हिप्पारकस, कौन था? हिप्पारकस ने एस्ट्रोलैब एक यंत्र का आविष्कार किया था। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के निर्धारण हेतु हिप्पारकस ने एस्ट्रोलैब यंत्र का आविष्कार किया था। ये आप पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जहाँ भी इम्पोर्टेंट होगा फैक्ट डिस्कस के लिए उसे हम डिस्कस करते चलेंगे, आप साथ साथ उसे नोट डाउन करते चलिएगा। मकर रेखा निम्न देशों में से किस समूह से गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, चिली और ब्राज़ील। तो जो मकर रेखा है वो इन सभी देशों से होकर के गुजरती है। इसके अलावा मुख्यतः ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, टोंगा और नामीबिया, इन सभी से होकर मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर 4। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है और 15 डिग्री देशांतर को 15 × 4 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, चलिए। प्रधान यामोत्तर किसे कहते हैं? प्रधान यामोत्तर किसे कहते हैं? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ऑप्शन ए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा कहा जाता है। ये रेखा लंदन के निकट ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहाँ से? ग्रीनविच से होकर गुजरती है, लंदन के पास से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं किससे? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, देश की मध्यवर्ती देशांतर रेखा से। मध्यवर्ती देशांतर रेखा से ही अधिकांश देश अपना मानक समय सुनिश्चित करते हैं। मानक समय किससे लिया गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत का मानक समय। ये प्रयागराज, इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी गई है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी गई है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ऑप्शन डी, 100 डिग्री देशांतर। 100 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और यह प्रधान माध्याह्न रेखा 0 डिग्री देशांतर के विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर रेखा हमेशा 0 डिग्री जो आपकी प्रधान मध्याह्न रेखा है इसकी विपरीत दिशा में होती है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है, क्यों? जिससे यह है ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूह को विभाजित नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो आपकी 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है क्योंकि इसको इस रेखा के स्थल भाग से दूर रखा गया है ताकि एक ही देश में रहने वाले लोगों को असुविधा ना हो। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को किसी देश के बीचों बीच से होकर गुजरना पड़ता है तो उसके दोनों तरफ होने वाले देशों को एक ही दिन में 2 अलग अलग तिथियों का सामना करना पड़ेगा और इससे उनको असुविधा होगी।
इसीलिए इसको थोड़ा सा विचलित किया गया है और इसको स्थल भाग से थोड़ा सा दूर रखा गया है ताकि इसको अकॉर्डिंगली उसको मोड़ा जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख क्या होता है, दिन बढ़ जाता है या दिन घटता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर, एक दिन घट जाता है। जब इस रेखा को, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करेंगे, हम यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर को पार करते हैं तो एक दिन की हानि होती है, और जब इसी को पूर्व से पश्चिम की ओर को बढ़ेंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन द्वीपों के नज़दीक से गुजरती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, फिजी द्वीप। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा फिजी द्वीप के नज़दीक से होकर के गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा उलट दी जाती है, यदि पृथ्वी की घूर्णन दिशा उलट दी जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जब दोपहर होगी तो IST पर क्या होगा? IST भारतीय मानक समय, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, उस समय उस पर क्या होगा? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, 5:30। यदि पृथ्वी की देखिए घूर्णन दिशा को उलट दिया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो हमारी है उस पर दोपहर के 12 बजे होंगे, और भारतीय मानक समय जो होता है वो 82.5 पर 6.5 घंटे का अंतर होगा। उसमें कितने, 82.5 पर कितने का, 6.5 घंटे का। तो अगर आप 12 में से 6.5 को कम करेंगे तो भारत पर सुबह के 5:30 बजे का समय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे आर्कटिक व्रत कहा जाता है? आर्कटिक व्रत यूपी टेट में और सुपर टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, 66.5 उत्तर। 66.5 उत्तर को उत्तरी अक्षांश रेखा या उत्तरी उपध्रुव व्रत अथवा आर्कटिक व्रत कहा जाता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 को दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी उपध्रुव व्रत या अंटार्कटिका व्रत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानचित्र रेखाओं से हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले हमने डिस्कस किए थे अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये हमारा मानचित्र रेखा है। दूसरा टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, नामिक मापक पर मापित अधिवासों के स्वरूप को प्रदर्शित किया जा सकता है। नामिक मापक पर मापित अधिवासों के स्वरूप को प्रदर्शित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन हमारा सही होता है डेसीमेट्रिक मानचित्रों के द्वारा। डेसीमेट्रिक मानचित्र, इससे किसको, जनसंख्या को भी इससे दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृहद मापक मानचित्र जिसमें भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों विशेषताएं सम्मिलित होती हैं उसको क्या कहा जाता है? वृहद मापक मानचित्र जिसमें भौतिक और सांस्कृतिक दोनों विशेषताएं सम्मिलित होती हैं उसको क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, स्थलाकृति मानचित्र। स्थलाकृति मानचित्र को सामान्य उपयोग वाले मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है। किसके? सामान्य उपयोग, जिस मानचित्र का हम करते हैं सामान्य उपयोग वाले मानचित्र के नाम से भी जाना जाता है। इन मानचित्रों में क्या इम्पोर्टेंट है, जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक लक्षण है इसमें क्या है, ये होते हैं वनस्पति होती हैं, आपके जलाशय, कृषिगत भूमि, बस्तियाँ, परिवहन तंत्र आदि को इसमें दर्शाया जाता है, जो आपके भौतिक और सांस्कृतिक होते हैं। ठीक है, इस तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, स्थलाकृति मानचित्र। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और यहीं से आपका क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई है। क्वेश्चन SCERT और NCERT दोनों से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को हमने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो क्लास को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर सिस्टम जिसे सुदूर संवेदन द्वारा हवाई छायाचित्र प्राप्त करने हेतु उपयुक्त किया जाता है किससे संबंधित है? मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर सिस्टम जिससे सुदूर संवेदन द्वारा हवाई छायाचित्र प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है किससे संबंधित है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर लैंडसैट इमेजरी से। लैंडसैट इमेजरी से ये रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन। गणितीय भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? गणितीय भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर थेल्स और एनाक्सिमेंडर को। थेल्स एनाक्सिमेंडर को गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। थेल्स जो थे वो यूनान के महान दार्शनिक थे और एनाक्सिमेंडर जो
ये इनके स्टूडेंट थे। ठीक है, एनेक्सिमेंडर के गुरु थे थेल्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तोरण औगाय वक्र रेखा चित्रीय निर्धारण में सहायक है। तोरण औगाय वक्र रेखा चित्रीय निर्धारण में सहायक है। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर मध्यका के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीव्र ढाल वाले मानचित्र को प्रदर्शित किया जाता है। तीव्र ढाल को मानचित्र में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, समोच्च रेखाओं की निकटता से। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आचरणपरक भूगोल से संबंधित नहीं है। आचरणपरक भूगोल से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर यी फू तुआन। यी फी तुआन जो है वो मानव भूगोल से संबंधित है। ये मानव भूगोल से संबंधित है, जबकि गिलबर्ट हाइट, पीटर गाउड और डब्ल्यू के किर्क आचरण भूगोल से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसने भूमि प्रयोग का अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया। किसने भूमि प्रयोग अध्ययन आरंभ किया था और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर एल.डी. स्टॉम्प। एल.डी. स्टॉम्प ने सबसे पहले भूमि प्रयोग का अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन का जो भूमि प्रयोग मानचित्र था उसको प्रस्तावित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन की। निम्न में से कौन हवाई छायाचित्र तत्व ऊंची इमारतों को चिन्हित करने के लिए अति उपयुक्त है। हवाई छायाचित्र तत्व जो होता है ऊंची इमारतों को चिन्हित करने के लिए कौन सा उपयुक्त है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, परछाई। परछाई ऊंची इमारतों को चिन्हित करने के लिए उपयुक्त होती है। आपके ड्रोन और उपग्रह सैटेलाइट के द्वारा ये चित्र एकत्र किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक यूनानी नियतवादी पर्यावरणविद थे। निम्न में से कौन एक नियतवादी पर्यावरणविद थे। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस यूनानी नियतवादी पर्यावरणविद थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन भूगोल में संभववाद का प्रस्तोता था। भूगोल में संभववाद का प्रस्तोता है। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, विडाल डी लाब्लास। विडाल डी लाब्लास संभववाद के प्रस्तोता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न अरब विद्वानों में से किसे सबसे अधिक भ्रमणकारी खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। भ्रमणकारी खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन हमारा सही होता है ए, इब्ने बतूता। इब्ने बतूता सर्वाधिक भ्रमणकारी खोजकर्ता के रूप में उसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किसने द्वीप जैव भूगोल का प्रतिपादन किया था। द्वीप जैव भूगोल का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, रॉबर्ट मैक आर्थर एवं एडवर्ड विल्सन ने। इन्होंने 1960 के दशक में पारिस्थितिकी विज्ञानी थे ये रॉबर्ट एच मैक आर्थर और एडवर्ड। इन्होंने किसका द्वीप जैव भूगोल का प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसने ज्ञान को 3 प्रकार व्यवस्थित विज्ञान, ऐतिहासिक विज्ञान और भूविज्ञान में विभाजित किया है। ज्ञान को 3 वैज्ञानिक प्रकारों में विभाजित किया था, व्यवस्थित विज्ञान, ऐतिहासिक विज्ञान, भूविज्ञान। किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने विज्ञान को 3 विज्ञानों में विभाजित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न जर्मन भूगोलवेताओं में से किसने सामुद्रिक विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त योगदान दिया था। कौन थे जिन्होंने सामुद्रिक विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, गेहार्ड स्कॉट। गेहार्ड स्कॉट ने समुद्र की गतियाँ, तापक्रम, खारापन जो समुद्र का होता है, जल का रंग कैसा है, तल की आकृति, महासागर जलवायु और बेसिन की अंतिम संरचना, व्यापारिक मार्ग और उनके ऊपर से गुजरने वाले वायुयान मार्गों का अध्ययन किया था। तो सामुद्रिक विज्ञान के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान जो दिया गया था वो गेहार्ड स्कॉट का दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूगोल मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। भूगोल मानव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है, इस संकल्पना को किसने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन जो है फ्रेंड 2 सही होते हैं। इसमें क्वेश्चन में
क्योंकि भूगोल, मानव और पर्यावरण जो संबंधों का अध्ययन है, ऐसी ही जो परिभाषा दी थी वो फ्रेडरिक रेटजेल ने भी दी थी और इसी तरीके की परिभाषा एच बोराज ने भी दी थी। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ये दोनों ही सही होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल द्वैतवाद किससे ग्रसित था? भूगोल द्वैतवाद किससे ग्रसित था? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर पुनर्जागरण काल में। पुनर्जागरण काल में भूगोल द्वैतवाद से ग्रसित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन भूगोल के विकास के इतिहास का सही अनुक्रम है? भूगोल के विकास के इतिहास का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, यूनान, रोमन, अंध युग और अरब। यूनानी संप्रदाय आया था, रोमन संप्रदाय, अंध युग संप्रदाय और अरब संप्रदाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल में प्रतिमान विस्थापन शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? भूगोल में प्रतिमान विस्थापन शब्दावली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर कार्ल रिटर। कार्ल रिटर के द्वारा प्रतिमान विस्थापन शब्दावली का प्रयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से भूगोल की किस पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना? भूगोल की किस पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर शिकागो पीठ ने के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समाज की वह स्थिति जिसमें जनसंख्या की ज़रूरतें और आवश्यकताएं पूरी होती हैं क्या कही जाती है? समाज की वह स्थिति कौन सी है जिसमें जनसंख्या की ज़रूरतें और उसकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, सामाजिक कल्याण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सामान्य भूगोल एवं विशिष्ट भूगोल में सर्वप्रथम अंतर किसने स्पष्ट किया था? सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल में सबसे पहले अंतर किसने स्पष्ट किया था? तो ऑप्शन हमारा सही होता है बी, वारेनियस के द्वारा सबसे पहले सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल में अंतर किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। संभाव्यता का दूसरा नाम है। संभाव्यता का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, व्यवस्थित प्रतिचयन। व्यवस्थित प्रतिचयन ये एक बड़ी आबादी के नमूने जो सैंपल मेंबर्स लिए जाते हैं और उनको रैंडमली स्टार्टिंग पॉइंट और एक फिक्स्ड अंतराल के अनुसार उसमें चुना जाता है। ठीक है, क्या होता है? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग व्यवस्थित प्रतिचयन में ये एक प्रतिचयन विधि है। इसमें बड़ी आबादी के जो नमूने सदस्य होते हैं, मेंबर्स का सैंपल लिया जाता है, रैंडमली एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया जाता है और एक फिक्स्ड अंतराल के अनुसार उनको चुना जाता है, वही व्यवस्थित प्रतिचयन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्र उनके संसाधन, विस्तार और उन कारणों से संबंधित है जिसके कारण एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है? ये किसने परिभाषित किया था कि राजनीतिक भूगोल राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्र उनके संसाधनों, विस्तार, उनके कारणों से संबंधित है और जिसके कारण एक विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास होता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर पाउंड्स। पाउंड्स के द्वारा ये परिभाषा दी गई है और उन्होंने कहा था कि विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप का विकास जो होता है वो राजनीतिक भूगोल और राजनीतिक दृष्टि से संगठित क्षेत्र, उसके संसाधन, विस्तार और उनके कारणों से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए और इसके लिए राज्य को किस पर? प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1950 के दशक में नूतन भूगोल की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या थी? 1950 के दशक में नूतन भूगोल की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियों तथा मॉडलों के प्रयोग पर बल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मानचित्र प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई 45 डिग्री अक्षांश रेखा के बराबर होती है? किस अक्षांश प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई 45 डिग्री अक्षांश रेखाओं के बराबर होती है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है गौल प्रक्षेप में। गौल प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो होती है वो 45 डिग्री अक्षांश रेखा के बराबर होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न भूगोलवेताओं में से किसका संबंध विचारधारा से नहीं है? विचारधारा से किसका संबंध नहीं है?
तो ऑप्शन हमारा जो यहाँ पर सही होता है ऑप्शन सी, डब्ल्यू क्रिस्टल। और इनका संबंध विचारधारा से नहीं है, आइडियोलॉजी से इनका संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भूगोल में विशेष और सामान्य शाखाएं दोनों हैं, इसे पहचानने में हेटनर किससे सहमत हुए थे? भूगोल में विशेष और सामान्य शाखाएं दोनों ही हैं, इसको पहचानने में हेटनर जो थे किससे सहमत हुए थे? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, वरेनियस। भूगोल में विशेष और सामान्य शाखाएं दोनों ही हैं और हेटनर जो है वरेनियस से सहमत हुए थे। ये चीज़ वरेनियस ने भी कही थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक युग से पूर्व के किस विद्वान ने प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल के संबंधों को स्पष्ट स्थापित किया? आधुनिक युग से पहले किस विद्वान ने प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल का जो संबंध था उसको स्पष्ट किया था? तो ऑप्शन हमारा सही होता है वरेनियस के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया था? किसने भौतिक भूगोल का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया था? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ऑप्शन ए, हम्बोल्ट। हम्बोल्ट कौन थे? हम्बोल्ट ने ही सामान्य भूगोल के स्थान के लिए भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग करते थे। सामान्य भूगोल के लिए भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था? हम्बोल्ट के द्वारा किया जाता। ये एक ऐतिहासिक राज्य प्रशासक के भूगोलविदा, प्रकृति विज्ञानी और खोजकर्ता थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। निम्न में से कौन सा महाद्वीप बोन प्रक्षेप पर शुद्ध रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन सा महाद्वीप बोन प्रक्षेप पर शुद्ध रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, एशिया। क्योंकि बोन प्रक्षेप जो है एक समान क्षेत्र प्रक्षेप है, इसलिए वह यूरोप, उत्तर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों को प्रदर्शित करने में काफ़ी लोकप्रिय है, लेकिन एशिया को प्रदर्शित करने की दृष्टि से ये एक बहुत अच्छा प्रक्षेप नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप संशोधित रूप है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप संशोधित रूप है किसका है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर बी, बहुशंक्वाकार प्रक्षेप का। बहुशंक्वाकार प्रक्षेप का अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप जो है वो किसका संशोधित रूप है? बहुशंक्वाकार प्रक्षेप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वन। निम्न में से कौन सी एक अपकरण की सापेक्ष माप है? अपकरण की सापेक्ष माप कौन सी है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है सी, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक अपकरण की सापेक्ष माप है। माध्य विचलन, चतुर्थांक विचलन और मानक विचलन, ये विचरण गुणांक की गणना इनसे की जा सकती है। ठीक है, इन सब की गणना इनसे की जा सकती है, जबकि विचरण गुणांक अभिकरण की सापेक्ष माप है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लोरेंज वक्र का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? लोरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, स्थानिक असमानता के मापन के लिए। स्थानिक असमानता के मापन के लिए लॉरेंस ने धन और आय की विषमता का अध्ययन करने के लिए इस वक्र का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी सांख्यिकी विधि भौगोलिक प्रतिरूपों का माप नहीं है? कौन सी सांख्यिकी विधि भौगोलिक प्रतिरूपों का माप नहीं है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर विचलन गुणांक। विचलन गुणांक भौगोलिक प्रतिरूपों की माप नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौसम की दशा, शुद्ध सस्य क्षेत्र, बढ़ने का मौसम इत्यादि एक साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। मौसम की दशा, शुद्ध सस्य क्षेत्र, बढ़ने का मौसम इत्यादि एक साथ किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो आंसर हमारा सही होता है यहाँ पर ए, इगोग्राफ। इगोग्राफ एक विशेष प्रकार का आलेख होता है और इसके माध्यम से मौसम की जो दशा होती है, सस्य क्षेत्र, बढ़ने का मौसम, इन सभी को एक साथ इससे प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वर्षा के क्षेत्र और तापमान के वितरण को प्रदर्शित करने की सबसे उपयुक्त मात्रात्मक विधि क्या है? किसी क्षेत्र के वर्षा
और तापमान के वितरण को प्रदर्शित करने की सबसे उपयुक्त मात्रात्मक विधि क्या है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, समताप रेखा विधि। समताप रेखा विधि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिश्रित पिरामिड क्या है? मिश्रित पिरामिड क्या है? ऑप्शन हमारा सही होता है एक विमीय आरेख। मिश्रित पिरामिड एक विमीय आरेख है। आयु और लिंग के अतिरिक्त जनसंख्या के जितने भी लक्षण होते हैं उनकी तुलना करने के लिए मिश्रित पिरामिड का उपयोग किया जाता है। ये एक विमीय आरेख होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। GIC किसका लघु रूप है? GIC किसका लघु रूप है? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का रूप है GIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोच्च रेखाएं क्या हैं? समोच्च रेखाएं क्या हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों पर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है? समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, और समुद्र तल, समान गहराई के समुद्र तल को मिलाने वाली रेखाएं को क्या कहलाती हैं? आइसोबेत। आइसोबात कहते हैं। जो समुद्र गहराई के समुद्र तल को, गहराई के समुद्र तल को मिलाने वाली रेखाएं आइसोबात कहलाती हैं और ऊंचाई को मिलाने वाले बिंदुओं को क्या कहा जाता है? समोच्च रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समोच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं? समोच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर आइसोहिप्सी। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, आइसोहिप्सी। समोच्च रेखाओं को आंग्ल भाषा में आइसोहिप्सी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक नाविक के लिए निम्न में से कौन सबसे अधिक उपयोगी है? नाविक के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्या है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप क्या है? एक शुद्ध दिशा प्रक्षेप है और इस प्रक्षेप का प्रयोग जो नौ संचालन होते हैं उसमें किया जाता है। ये प्रक्षेप पवनों की दिशा और महासागरीय जलधाराओं को प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी होता है। उसी से पता चलता है कि पवन की दिशा क्या है और नौ को किस दिशा की ओर चलाना है। ठीक है, सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने डिस्कस किए हैं GS के लिए और SST वालों के लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो भी आपका सिलेबस है, मानचित्रण, अक्षांश, देशांतर रेखाएं, सौरमंडल, ये सभी क्लास हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं इससे पहले भी हम डीपली उनको एक क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी जूनियर शिक्षक भर्ती, प्राइमरी सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी करवाई जाएगी। सभी क्लासेस अपडेट की जाएंगी। अगर आप इन सब की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ फ्रेंड नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।